नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन, मनोरंजन भारती हैं स्टूडियो में और आज मौका है इस बार के टी20 लीग के सबसे बड़े मैच का। दुनिया का सबसे बड़ा टी20 लीग है और आज फाइनल मुकाबला इसका होना है और पूरी लीग की दो सबसे अच्छी टीमें कोलकाता और हैदराबाद आमने सामने होंगी। बाबा, किसकी तरफ हैं आप? चेन्नई में मुकाबला है। पिच जो है वो शायद नई पिच पे खेला जाएगा या कौन सी पिच पे खेला जाएगा इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नंबर 1 और नंबर 2 की टीमें जो है आपस में फाइनल में भिड़ रही हैं। और हमारे साथ ताबिश तो है ही, साथ में प्रखर भी हैं, साक्षी भी हमारे साथ, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश राव साहब हैं, चौहान साहब हैं, अभिषेक है और देबूदा भी हैं हमारे साथ। तो देबूदा, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। साइक्लोन आने वाला है, आज उम्मीद करेंगे कोलकाता भी मैदान में साइक्लोन की तरह ही जो है तूफान ला दे। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए दादा। अरे क्या अनम्यूट किधर से करेगा? हाँ, आ रहा, बोलिए बोलिए। आ रहा है ना? हाँ ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, कलकत्ता में अभी भी चालू नहीं हुआ है, लेकिन गंभीर परिस्थिति है। ऐसा ही है केकेआर कैंप में भी। मुझे लगता है, देखिए, अगर पूरा शक्ति से वो खेलेगा तो चैंपियन वही होगा, केकेआर। लेकिन क्रिकेट ऐसा मैच है, कभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बट नंबर 2 होने का बावजूद भी उसका पास जो 4 गंभीर प्लेयर है, इतना दिग्गज प्लेयर है, तो वो लोग कभी भी बाजी उलट सकता है। बट हमारा पास में जो 2 स्पिनर है, वो 2 स्पिनर और आंद्रे रासेल, ये तीनों अगर ठीक ठाक खेल देंगे, जैसे ये मरसूम में सीजन में वो खेला है, अगर ऐसा खेलेगा तो ये लोग एकदम आसानी से वो चैंपियन हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है जी। लेकिन मैच हैदराबाद के सामने हो रहा है कोलकाता का, और हैदराबाद की स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी। राकेश जी, क्या लगता है आपको, स्पिनर्स जो है भूमिका निभाएंगे अहम यहाँ पर? ड्यू भी एक अहम रोल जो है निभा सकती है इस मैदान पर। देखिए, मैंने ये शुरू से ही कहा है कि जब चेन्नई में कोई भी गेम हो तो स्पिनर्स का तो एक रोल होता ही होता है। और इस मैच में स्पेशली कि स्पिनर्स का रोल मैं देखता हूँ कि दोनों तरफ से, और खासकर जैसे कि पिछला मैच हुआ है उसके बाद एसआरएच में एक वो कॉन्फिडेंस है कि मिडिल ओवर्स में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आ जाएंगे। और यही ट्रिक रहती है केकेआर की कि वो भी मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के साथ खेलते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो दोनों टीम्स को ऑलमोस्ट अटैक वाइज में पास पास लाता है। लेकिन मेरा ये मानना रहा है शुरू से कि केकेआर की टीम में वो अच्छे गेंदबाज हैं जो बॉलिंग भी करते हैं, तो ये उनको एक एडवांटेज मिलता है। उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं और लोग फॉर्म में हैं। मैच विनर्स वहां ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, और बड़ा मैच है। और देखिए, ये मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जितने भी मैच में हमने 200 से ज्यादा का चेज देखा है, नॉकआउट मैच में या स्पेशली फाइनल में, अगर जिस टीम ने अच्छे रन बोर्ड पे लगा दिए, अच्छे रन मतलब मैं कहता हूँ इवन 190, मैं 200 भी नहीं कहता, 200 तो बहुत अच्छे है, अगर 190 हो, ये रन आपको 190 से ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये फाइनल मैच है और फाइनल का प्रेशर एक अपना अलग होता है। तो टॉस जीत के अगर कोई टीम ये कहती है कि साहब अगर ड्यू भी आ जाएगा तो हम नेचुरली हम लोग चेज ही करेंगे, लेकिन ये रिस्क लेना उतना अच्छा भी नहीं होगा जैसे कि संजू सैमसन की टीम ने दिखाया उस दिन, कि उन्होंने वही सोचा था कि चेज भी कर लेंगे, टोटल भी कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन बॉल उस दिन चेज नहीं हो पाया क्योंकि ड्यू नहीं थी। और स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, वो भी जिनसे शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज इक्वल हो सकती है, मगर अगर केकेआर अपना बेस्ट खेलेगी, एसआरएच अपना बेस्ट खेलेगी, तो केकेआर जीत जाएगी। तो ऐसे में बाबा, मैं सवाल जोड़ दूं यहाँ पे। ऐसे में तो केकेआर के लिए थोड़ा और ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि ट्रेविस हेड को अगर आप ड्यू के साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे होंगे, तब तो ड्यू आएगा तो तब तो खेल ही बदल जाएगा। प्रखर, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, पहले मैं आपके पास आऊंगा, तो फिर क्या मतलब है कि हम टॉस जीते हैं बल्लेबाजी करें, जो अक्सर ट्रेंड होता नहीं है, टीम चेस करना पसंद करती है। पर मेरे हिसाब से हैदराबाद के लिए कोई दिक्कत होने नहीं वाली है अगर पहले बल्लेबाजी करे या बाद में भी करे, क्योंकि वो तो चाहेंगे पहले बल्लेबाजी करें। हैदराबाद में ऐसा मतलब अभी तक जो है, जो मैक्सिमम मैचेस है उन्होंने रन बनाए हैं 200 से 200 के। सवेरे जैसे बात हुई थी कि वो 200 का टारगेट माइलस्टोन बनाने वाली पहली टीम है, 200 प्लस 250 प्लस। तो हैदराबाद का एक स्ट्रेटेजी रही है, पूरे सीजन में एक स्ट्रेटेजी रही है। आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि हैदराबाद स्ट्रेटेजी भी खेल रही है। अभी तक उनके प्लेयरों ने
या किसी भी ऐसे निचले बल्लेबाजों ने मैच ऐसा निकाल के जिता के नहीं दिया है। जो भी किया है वो ऊपर के बैट्समैनों ने करके दिया, जो भी किया है। 2 स्पिनर हैं, दादा बोल रहे थे कि हमारे पास 2 स्पिनर हैं जो शायद करेंगे, लेकिन 2 स्पिनर के साथ अगर हम रसेल को देखें तो केकेआर के पास एक बहुत पॉजिटिव है। रसेल बहुत अच्छा बॉलिंग में भी कर रहे हैं इस सीजन में, और खास करके ये सेकंड स्टेज में तो बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दे रहे हैं अपनी टीम को। लेकिन मैं रन चेस करना हो या टॉस करना है या हमारे ओस का कोई फर्क नहीं पड़ना है। आज नई पिच है, बाउंस क्या रहेगा, हम पिच को कितने जल्दी रीड करके हमारे बैट्समैन क्या खेलते हैं, सिर्फ फर्क डिफरेंस ये है केकेआर के पास मैच को आखिरी उसके पास पीछे रिंकू सिंह हो जाएंगे, पीछे उनके पास रसेल है, 2 ऐसे प्लेयर है जो मैच को जिताने का सक्षम है। हैदराबाद के पास 3 प्लेयर ऊपर है जो मैच के स्कोर को कंप्लीट कर लंबा स्कोर बनाने के लिए सक्षम। डिफरेंस यही है, पीछे उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो मैच को बना सकते हैं। फर्क है जी। अभिषेक, जैसा राजेश जी अभी बोल रहे थे कि हैदराबाद के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। मिडल ओवर और जो बैट्समैन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। पिछले कोलकाता के खिलाफ जो उनका पिछला मैच था उसमें भी हमने देखा किस तरह हैदराबाद की टीम बहुत ही कम टोटल पर वो हो गई थी, आउट हो गई थी। तो क्या हैदराबाद यहाँ पर पिछले मैच में, क्योंकि उन्होंने मार्करम को मौका दिया था लेकिन वो नहीं चल पाए थे, क्या हैदराबाद की टीम मार्करम की जगह ग्लेन फिलिप्स को चांस दे सकती है? क्या देना चाहिए उन्हें? देखिए, अब प्रयोग का समय नहीं है। जो पहले हो चुका है, जो पहले किया है वो अलग बात है। 2 बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंची हैं। अगर कोई टीम फाइनल में पहुंची है तो इसका मतलब है कि उसने 14 जो लीग मैच हैं, उसके बाद प्लेऑफ है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रयोग का समय होगा। कोई टीम प्रयोग करना चाहेगी, वो अपने जिन प्लेयरों का इस्तेमाल कर चुकी है उन्हीं का इस्तेमाल करेगी। और अगर किसी भी आप आम व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये 2 बेस्ट टीमें थी जो यहाँ पर पहुंची हैं। और मुझे लगता है कि आप ये टॉस जीतकर अगर पहले बल्लेबाजी करके जो टीम बड़ा स्कोर बना देगी उसके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो बड़ा मैच होता है उसमें दबाव होता है और दबाव सहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी रन बनाना, खेल रहे हैं, ये सब तो जब 2 टीमें फाइनल पहुंची हैं तो वो कर ही देंगी। थोड़ा सा केकेआर का अपर एज लग रहा है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रहा है। जरूर आपने सही कहा। और आपको बता दूं कि 46.5 करोड़ की प्राइज मनी है। विजेता को 20 करोड़ मिलेंगे, रनर्स अप को 13 करोड़ और थर्ड पोजीशन को 7 करोड़ और फोर्थ पोजीशन वाले को 6.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो बहुत पैसे के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। देबुदा, आप बताएं, क्या फिल सॉल्ट की कमी खलेगी क्या? हालांकि पिछले मैच में नहीं खली थी, लेकिन क्या केकेआर फिल सॉल्ट को मिस करेगी? लेकिन इसके लिए चिंता भी नहीं है कैंप में, क्योंकि जो नहीं है अभी सोच के क्या फायदा होगा। गुरबाज जो है वो मिलजुल के वो जितना वो कर रहा था वो रहने से इट वुड हैव बीन डिफरेंट, एडवांटेज मिलता था। अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी एकदम जाओ, लगाओ, ग्राउंड का बाहर फेंको, पहला बैट करो, दूसरा बैट करो, जब भी बैट करो आपको मैच जीतना है तो कभी भी आपको जीतना है। चेस करके जीतो, पहला बैटिंग करके जीतो, इतना सोचने का टाइम भी नहीं है। आगे जाओ, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर चंद पलों में वापस लौटते हैं। आप सब हमारे साथ बने। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। यहां पर हमास का इजराइल पर एक बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। 4 महीने में पहली बार लंबी दूरी के रॉकेट से यह हमला किया गया है। राजधानी तेल अवीव में भी एयर सायरन जो है वो सुनाई दिए हैं और हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों को यहां पर नाकाम किया है। तो एक बार फिर से खबर जो है हमले की आई है हमास के, और यहाँ पर इजराइल हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है काफ़ी वक्त इसको हो चुका है और इसमें अब हमास की तरफ से यहाँ पर इजराइल पर यह बड़ा रॉकेट हमला किया गया है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, क्या जानकारी है इस हमले को लेकर? कुछ नुकसान इसमें हुआ है क्या? जी
देखिए, हमले को लेकर जानकारी ये है कि ये जो हमला है वो दक्षिणी गाज़ा के शहर राफा की तरफ से किया गया है, ऐसा आईडीएफ का कहना है। और एक तो जानकारी ये कहती है कि करीब 12 रॉकेट जो हैं वो दागे गए तेल अवीव की तरफ, और यहाँ जो उत्तरी इलाके में एक जगह है रानाना, वहाँ तक जो है वो ये जो रॉकेट है वो पहुँचा है। हालांकि हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसको रास्ते में ही नष्ट कर दिया, ये जानकारी भी निकल कर सामने आई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस हमास को लेकर ये कहा जाता है कि पिछले 7-8 महीनों की लड़ाई में उसकी लंबी दूरी की जो मार करने की क्षमता है रॉकेट के ज़रिए या मिसाइल के ज़रिए, वो नष्ट किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो बैरेज ऑफ रॉकेट है वो इस वक्त हमास की तरफ से दागा गया है और हमास ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अहम बात यह भी है कि आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राफा से ये दागा गया है, और बार बार इजराइल इस बात पर जोर देता रहा है कि हमास का जो पूरा नेटवर्क है, हमास की जो पूरी सैन्य ताकत है, वो राफा से अब काम कर रही है, और इसलिए राफा में ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और अपने हिसाब से इजराइल ने राफा में ऑपरेशन करना शुरू भी किया है, और पिछले कुछ दिनों के भीतर ही या कुछ हफ्तों के भीतर ही तकरीबन 8 लाख लोग जो हैं वहाँ से विस्थापित हुए हैं। एक बार फिर जो कि शरण पहले से वहाँ पे लिए हुए थे, वहाँ से विस्थापित होकर वो दूसरे इलाकों में गए हैं, अलमवासी जैसे इलाके में गए हैं। तो एक बड़ा अटैक एक बार फिर से हमास की तरफ से इजराइल पर, और इसकी अहमियत इस बात को लेकर है कि हमास जो कि लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, और इजराइल के जो फोर्स है वो लगातार उसकी ताकत को ख़त्म करने का दावा करती रही है। लेकिन इस तरीके से हमला, जिसमें कि तकरीबन ये जो जानकारी आ रही है कि तकरीबन 60 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं, और न सिर्फ दक्षिणी इजराइल बल्कि मध्य इजराइल और तेल अवीव तक जो है वो एयर सायरन बजा है। आखिरी बार तेल अवीव में जो एयर सायरन बजा था वो 29 जनवरी को बजा था, और उसके बाद जो है एक बार फिर से वहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल है। जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, लोग अपने घरों से निकलकर सेफ हाउस की तरफ, सेफ प्लेस की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से दहशत का माहौल तेल अवीव में इस रॉकेट हमले के साथ। ताबिश, तो इसके बाद उमा, क्या इजराइल जो है वो राफा पर हमला करने वाला है? वहां पर मौजूदगी है क्या आईडीएफ की? जी देखिए, इजराइल राफा पर हमले शुरू कर चुका है। हालांकि उसने इसको लिमिटेड जो अटैक है वो भी जो सटीक जानकारी के आधार पर अटैक है वो बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से उसने पर्ची डालकर और दूसरे कम्युनिकेशन के माध्यम से राफा के लोगों को, खासतौर पे पूर्वी राफा के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा, उसके बाद से न सिर्फ पूर्वी राफा बल्कि राफा के दूसरे इलाके से भी जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। तकरीबन 8 लाख की आबादी जो है वहाँ से फिर से पलायन करके उन इलाकों में गई है जिसको कि इजराइल की तरफ से कथित तौर पर सेफ जोन बताया जा रहा है। तो अपने हिसाब से राफा में ऑपरेशन शुरू कर चुका है इजराइल। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने के खिलाफ अमेरिका जैसा देश भी रहा है, और बार बार अमेरिका दबाव बनाता रहा है कि राफा पर ऑपरेशन ना करे। लेकिन इजराइल जो है वो हमास के खात्मे के लिए राफा में ऑपरेशन जरूरी मानता है। और अभी जो रॉकेट से हमला किया गया है, जिसको लेकर आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमले जो हैं वो राफा की तरफ से जो अंजाम दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक और आधार मिलेगा इससे इजराइल की सेना को कि वो राफा में हमले करे। और उसके हिसाब से तकरीबन 4 से 5 हज़ार हमास के जो लड़ाके हैं और उसके जो बड़े कमांडर हैं वो राफा में छिपे हुए हैं या वहाँ से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो एक और आधार मिलेगा इजराइल को इस हमले के बाद कि वो राफा में और पूरी ताकत लगाकर वहाँ पे अपने ऑपरेशन को अंजाम दे। लेकिन इस ऑपरेशन में जान माल की भारी नुकसान का जो एक अंदाज़ा है वो है, और इसी चलते दुनिया के कई देश जो हैं उसे इस ऑपरेशन के लिए रोकते रहे हैं। लेकिन तेल अवीव तक जो आज रॉकेट का हमला हुआ है, जिसको कि हवा में नष्ट कर दिया गया, जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा आधार बनेगा इजराइल को अपना ग्राउंड ऑफेंसिव राफा में चलाने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो राफा वो जगह जहां पर इजराइल को हमला ना करने के लिए जो तमाम मुल्क कह रहे थे, वहां से इजराइल पर जो है वो ये हमला किया गया है। ये रॉकेट हमला था जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां पर नाकाम किया है इजराइल के, और ये यहाँ पर हमास की तरफ से निशाना जो है वो बनाया गया था। इसकी जिम्मेदारी हमास ने ली है। अब इसके बाद क्या एक्शन वहाँ पर होता है इस पर नज़र रहेगी। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे क्रिकेट में। बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं हैदराबाद और कोलकाता के मैच की, और आज जो मुकाबला है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 24 करोड़ बनाम 20 करोड़ की भी लड़ाई है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश राव साहब, आप बताएं किसका पल्ला भारी रहने की उम्मीद है आपको? 24 करोड़ 20 करोड़?
वो तो 24 से भी ज्यादा है, इनफैक्ट 24.74 है, वो तो बहुत ज्यादा है। जितना कि प्राइज मनी नहीं है उससे ज्यादा तो इन दोनों की जो ऑक्शन में जो इनको जो अमाउंट दिया गया है वो फर्स्ट प्राइज से भी ज्यादा है दोनों का। तो देखिए ये कंपटीशन इन दोनों का आपस में नहीं है, क्योंकि अगर आप इनके परफॉर्मेंसेस को देखें तो बहुत ऑर्डिनरी रही है। कोई एक को 13 विकेट हैं, एक को 15 विकेट है, ये कोई बहुत कोई खास वो नहीं, इकॉनमी भी कोई उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों का क्योंकि वो दोनों के दोनों जो हैं वो फाइनल में खेल रहे हैं, इसलिए उसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पैसे के ऊपर उनका कोई कंट्रोल कभी भी नहीं था, क्योंकि कौन किस वक्त पे उनका नाम लाइक बिडिंग में आता है, किस वक्त उनका नाम निकलता है ऑक्शन में, उसके बाद किस टीम को जरूरत है। कोई दो ऐसे फ्रेंचाइजीज अगर अटक जाएं कि भाई हमें ये प्लेयर चाहिए, तब वो रेट ऊपर जाता है। नहीं तो 2 करोड़ के बेस प्राइस पे कोई आपको इतने गुने ज्यादा दे दे आपको, तो वो तो आपको ऑब्वियसली खुशी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस का एक प्रेशर रहेगा, दोनों के ऊपर रहता है। क्योंकि फाइनल तक आ गए हैं अभी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि पैट कमिंस कैप्टन है, वो एक ऐसी टीम को जो पिछली बारी लीग में लास्ट टीम थी उसको दूसरे नंबर पे लेके आ गए, तो वो एज अ कैप्टन आप उनको तो क्रेडिट देंगे ही देंगे। क्योंकि देखिए टीम चैंपियनशिप में जब भी किसी भी टीम को अगर आप ले लें, एक कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी टीम की परफॉर्मेंस होती है। जरूर। तो उसको तो आपको क्रेडिट देना ही देना है, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन विकेट्स के दम पे, रन्स के दम पे हो या ना हो, क्योंकि वो टीम लीड कर रहा है, उसने उस टीम को कुछ तो ऐसा सेल्फ बिलीव दिया है जो पिछले साल नहीं था उस टीम में। तो वो बात है। स्टार्क की बात अगर आप करें, स्टार्क को देखिए पैसे भी ज्यादा मिले हैं, और इन दोनों का जो ऑक्शन मनी जो भी था अगर जोड़ दें तो सिर्फ 25 लाख का फर्क है आईपीएल के टोटल प्राइस फंड में, जो कि 46.5 था और ये 46.25। ये जो दो प्लेयर्स को, क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये बात कहना यहाँ बहुत जरूरी है। लेकिन स्टार्क को अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मर वो भी हैं, लेकिन कोई इतनी खास परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है। हालांकि उन्होंने पिछले मैच में अच्छा किया, लेकिन देखिए 14 अगर आप इतने मैचेस अगर आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं तो आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपकी भी तो वर्थ है। लेकिन आज ऐसा कुछ होगा मुझे उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो टीम स्पिनर को अच्छा खेलेगी वो शायद वो जीतेगी। प्रखर। देबूदा, आप कोलकाता के साथ हैं, आपने पिछले मैच से भी कहा था कि कुछ भी हो जाए इस बार तो केकेआर ही जीतेगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज जो मैच है वो चिपॉक में हो रहा है, और पिछला वाला जो मैच था हैदराबाद ऑलरेडी खेल चुकी है उस ग्राउंड पे एक बार। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज मिल सकता है इसका, कि वो थोड़ी सी स्थिति पिछले मैच में फेस कर चुके हैं, कैसा क्या माहौल था, तो आज उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो टीम को चैंपियन होना है उसको सोचना ही नहीं टॉस में जीत में क्या करूं, पिच का बिहेवियर कैसा रहेगा, ड्यू कैसा रहेगा, ये सब सोचने का नहीं। अगर तुमको चैंपियन होना है, ये सब ऑल नेगेटिविटी इसको निकाल दो। पहला कौन खेला है, आज नहीं खेला, आज एकदम मैदान में उतरने पड़ेगा लाइक ए चैंपियन टीम। और ये टीम करने के लिए जो क्या बोलेगा, जो प्लेयर है इसका पास चैंपियन होने के लिए सब मसाला है उसका पास। अगर वो कुकिंग करने का टाइम अगर मसाला ठीक से नहीं होएगा तो दूसरा बात है, लेकिन चैंपियन होने का सभी संभावना है। इन माय ओपिनियन इट इज 55-45 इन फेवर ऑफ केकेआर। चलिए साक्षी। राजेश जी, दोनों ही टीमें ऐसी टीमें हैं जो बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करके पहुंची है। दोनों टीमों ने, एक ने 3 बार, एक ने 2 बार 250 से ऊपर रन बनाए हैं। तो क्या कहना ये गलत नहीं होगा कि T20 लीग में अब 300 मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल आप 300 मुमकिन है। हम खुद ही बात कर रहे थे, साक्षी जी याद है वो जब उन्होंने 10 ओवर में हैदराबाद की टीम ने क्या 160 समथिंग कुछ बना लिए थे, उस दिन हम 300 की बात कर रहे थे कि भाई 300 माइलस्टोन बनेगा, कभी भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो 200 जब 70 करके इन्होंने एक माइलस्टोन रखा है हमारे सामने कि भाई 270 पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है कि 300 भी हमारे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हर जगह पे पिच, बॉलिंग तरीका, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें काम फैक्टर में करती है। मैं अभी देख रहा हूँ, अभी बाहर में जो लीग चल रही है, पाकिस्तान कहीं से इंग्लैंड से खेल रही है, साउथ अफ्रीका कहीं खेल रही है, वेस्ट इंडीज से, वहां पर अगर हम नोटिस करें तो अभी 170-80 एवरेज चल रहा है, उससे ऊपर अभी गया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इतना इजी भी नहीं है कि अगर हम 200 को माइलस्टोन मान ले तो इतना हर जगह बनेगा। आप किस टीम के सामने खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, पिच कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें मायने रखती है। चलिए अभिषेक, 300 किसी दिन? जी, आपकी आवाज नहीं है।
300 300 300 बहुत मुश्किल काम है। अगर आईपीएल की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण बहुत सारे बल्लेबाजों ने 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी रही, इसलिए वो बहुत ज्यादा तेज खेले। लेकिन जब इम्पैक्ट प्लेयर नियम नहीं होगा और इस तरीके की पाटा पिचें नहीं होंगी तो 300 क्या 200 रन बनाना मुश्किल होगा। जैसा राजेश जी ने कहा कि अभी वेस्ट इंडीज अमेरिका में उस तरीके की पिचें नहीं मिल रही हैं, तो उतनी दिक्कत आ रही है। 200 भी नहीं बनना है, 170 का औसत आ रहा है। तो इसलिए और मुझे लगता है कि आईपीएल से भी इम्पैक्ट प्लेयर नियम को हटाना चाहिए, क्योंकि एक बराबरी का गेम बचा नहीं है। आपको बॉलर्स को भी उतनी मदद मिलनी चाहिए। इंटरटेनमेंट के नाम पर इतना ज्यादा अगर आप सिर्फ बल्लेबाजों के मुफीद ही कर देंगे तो गेंदबाज क्या करेंगे। और एक और चीज है कि आईपीएल के जो फर्स्ट हाफ में आप देख रहे थे बहुत ज्यादा रन बन रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ होते होते जैसे पिच ज्यादा यूज हुई, पिच पे उतनी पिच में डैम्प आने लगा, पिच पे जो है स्पॉट पड़ गए और उतना जो है फ्लैट विकेट नहीं रहा, तो उसके बाद देखिए आप बड़े स्कोर उतने ज्यादा नहीं बने। चलिए, सही बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में वापस लौटते हैं। बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अब अंतिम चरण में आ चुके हैं अपने प्रोग्राम के और सभी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले जो स्टूडियो में बैठे हैं प्रखर और साक्षी, आपसे। प्रखर, आपसे 2024 का आईपीएल किसके लिए याद रखा जाएगा? मैं तो कहूँगा एक तो हाई स्कोरिंग रन्स जो पड़े, उसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सीज। अब वो कंट्रोवर्सीज क्या थी? सबसे पहली राकेश राव सर, मैं आपके पास ही आता हूँ। सबसे पहले हार्दिक पांड्या बनाम रोहित शर्मा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी इस सीजन की, और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई थी। टूर्नामेंट बाद में शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी पहले हो गई थी। अब जो भी हुआ, मुंबई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उसके चलते। और अब क्या लगता है कि रोहित शर्मा अगला सीजन खेलेंगे मुंबई के लिए या नहीं खेलेंगे? देखिए, सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी शुरू किसने की? ये कंट्रोवर्सी थी नहीं, ये एक फैंस के बीच में सोशल मीडिया से ये शुरू हुआ था कि इन्होंने चेंजेस क्यों किया। ठीक है, उसके चलते 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 उसका रुख, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आई, उससे और खराब हो गया। अगर आपको वही हार्दिक पांड्या ने अगर शुरू के 5 मैचेस में 2 मैचेस में एक ऑलराउंडर के तौर पे या अपने गेंदबाजी से या सिर्फ बल्लेबाजी से टीम को जितवा दिया होता तो स्क्रिप्ट कुछ और लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद तो हम लोग एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जो टीम जो गिरी पड़ी है, बिल्कुल ही नीचे लेटी पड़ी है, उस पे आप लात मार रहे हैं सारे लोग। वो बहुत आसान है वो करना, जो गिरा पड़ा हो ऑलरेडी उसको तो आप कुछ भी बोलिए। लेकिन देखिए, सच बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहां से होती है? एक सोशल मीडिया पे जो कोई भी एक अकाउंट खोल के कुछ भी कह सकता है। मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ये तो मतलब, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हम उस दुनिया में हैं आजकल। ये सच्चाई है, इससे आप नजर नहीं फेर सकते। सच्चाई यही है कि ये कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई। रोहित शर्मा आज क्या सोच रहे हैं वो हम स्टूडियो में बैठ के यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। वो अगर कल को नीता अंबानी ने उनके कंधे पे हाथ रख के पूछ लिया कि भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं खेलेंगे, ये तो इसलिए भी हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। राकेश सर की दोनों इंडिया के भी कैप्टन अब वाइस कैप्टन है। साक्षी, आपका वो सब तो जोड़ दिया हमने, वो सब तो स्क्रिप्ट के साथ जोड़ दिया है। जी जरूर। राकेश जी, मैं भी कंट्रोवर्सीज से ही इस सीज़न को याद रखूंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ कंट्रोवर्सीज अलग होंगी। उनमें से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होगी एक रोहित शर्मा की कंट्रोवर्सी, प्राइवेसी बीच वाली। तो राजेश जी, मेरा इसी से रिलेटेड आपसे सवाल ये है कि कितना सही है टीआरपी के लिए क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में घुसना, उनकी प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशन है प्लेयर्स के साथ उनको लीक करना? चौहान साहब। नहीं, बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूँ कि प्लेयर्स की प्राइवेट लाइफ में जाना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल कहीं भी नहीं। मैं और देबूदा, उस दिन भी हम लोग फोन पे, देबूदा याद है, इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे टाइम में बहुत सारी चेंजेस थे, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए थे। प्राइवेट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं। प्राइवेट लाइफ मेरी अपनी पर्सनल है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्या है। मतलब प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्या है कि हम प्राइवेट लाइफ की वजह से कई प्लेयरों के क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस क्या थे, उनका खेल जीवन खत्म हो। तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसके लिए कहीं ना कहीं रूल्स बनने चाहिए। रूल्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट को इस पे कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि ये आईपीएल किस
चीजों के लिए याद रखा जाएगा, उसमें एक पॉइंट जोड़ लीजिए जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का भी शायद ये ओके। मतलब अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, जी। बट मैं ऐसा सही कहा सोच रहा हूँ। अब उसी शायद अभी end of अभी the एक day- एक मिनट अभिषेक, आप कैसे याद करेंगे, आप क्या हेडलाइन लगाएंगे कल अखबार में? देखिए, बिना बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है, और खाली सोशल मीडिया से भी आग नहीं लगती है। सोशल मीडिया पे आप चाहे जितना भी ट्रोल कर लो, अगर दो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस हो रही है और रोहित शर्मा के साथ पूरे इंडियन क्रिकेटर मुंबई इंडियंस के बैठे हैं, और जब हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करने आते हैं ईडन गार्डन में, वो सारे लोग उठकर मैदान के दूसरी ओर चले जाते हैं, तो कंट्रोवर्सी है। अगर दो प्लेयर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोवर्सी है। अगर कप्तान की दूसरा प्लेयर नहीं सुन रहा है तो कंट्रोवर्सी है। उसमें सोशल मीडिया कोई कुछ नहीं कर लेगा। अगर साउथ अफ्रीका में आईपीएल टीम के कप्तान, अगर आईपीएल टीम की जी इंडियंस के कप्तान अगर घोषित हो गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया मैनेजर के पहले वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया टीम के सवाल पूछना, बाकी कोई सवाल ना पूछ रहा हूं। उनके चेहरे को देखकर मैं खुद वहां बैठा था, समझ में आ रहा था कि वो कंट्रोवर्सी से ग्रसित हैं। तो वो कंट्रोवर्सी है, ये तो कंट्रोवर्सी का ही साल से ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। देबूदा आप कैसे याद करेंगे 2024 आईपीएल? देखिए, अभिषेक अभी जो बोला उसमें मैं सहमत हूँ। एक दूसरे से झगड़ा हो सकता है, झगड़ा का बात बाहर कैसे आया ये तो बताओ। रोहित शर्मा जैसा इंडियन कैप्टन, उसको बोलता है तुम इम्पैक्ट प्लेयर बन के तुम बाहर ही बैठो और फर्स्ट 11 में तुम नहीं है। ये भी अगर कंट्रोवर्सी नहीं है तो किसके लिए कंट्रोवर्सी है? मेरे लिए बेगर कंट्रोवर्सी मैं सिर्फ यही बोलूंगा दैट यू नो सुनील नारायण और आंद्रे रासेल, the way they have performed in this season, I will remember this, क्योंकि इस चक्कर में ये दोनों ही मिलके फाइनल पे लेके आए। जो भी आया, स्टार्क आया, अब दूसरा प्लेयर भी आया, लेकिन ये फैंटास्टिक अचीवमेंट बाय दिस टू प्लेयर्स। आज भी अगर अब जो है प्रेडिक्शन टाइम आ गया। मेरे पास टाइम एकदम नहीं है, प्रेडिक्शन टाइम। आप सब प्रखर, आपकी टीम हैदराबाद दूसरी ट्रॉफी जीत रही है। हैदराबाद 2 हैदराबाद है। राकेश सर, आपकी टीम? केकेआर। चौहान साहब? हैदराबाद। अभिषेक? केकेआर दादा के साथ देबूदा। चलिए, देबूदा से पूछना क्या, देबूदा तो बैटिंग कर ही रहे हैं, अब पहले से ही बैटिंग कर रहे हैं कलकत्ता के लिए। 3-3 हो गया है हैदराबाद और केकेआर के पक्ष में। आपका वोट कहां जा रहा है? मेरे ख्याल से आज जो चेन्नई के पीछे तो केकेआर का पल्ला थोड़ा भारी है, स्पिनर के लिहाज से कहूं तो। आज इतना ही, आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया आज के शो में। और एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टाटा आईपीएल के T20 का जो लीग है वो अब फाइनल मुकाम पे आ चुका है। क्या सोचते हैं इस लीग के बारे में जो फैंस हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं, जो क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं? कुछ लोगों से बातचीत की हमारे स्पोर्ट्स एडिटर बिमल मोहन ने। तो T20 लीग का फाइनल है और इस वक्त हम नन्हे बच्चों की एक एकेडमी प्रीमियर लीग है, वहाँ हम आए हैं। ये सारे बच्चे क्रिकेट फैंस हैं और शायद हमसे ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की भी देखते हैं, अलग अलग लीग देखते हैं। आपने जो जर्सी पहनी हुई है ये तो सनराइजर्स की है, हैदराबाद की है। आपका क्या नाम है? हरकृत। किस क्लास में हो? 5th। और कौन सी टीम को हैदराबाद ही कर रहे हो बैक? ये आपकी बैट आप पकड़ो। कौन सी टीम को बैक कर रहे हो? SRH हैदराबाद को। और कौन उसमें आपको लगता है चलेगा? ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग में। ओ तो तेरी, सब दोनों को पहचानते हो, पावर प्ले में जमा दिया उन्होंने। आपकी कौन सी फेवरेट टीम बच्चे? केकेआर, वेरी गुड। और केकेआर में कौन है? सुनील नारायण, वो तो। और श्रेयस अय्यर कैप्टन है, बहुत ही अच्छी बात। और गंभीर का आपको लगता है इम्पैक्ट आया है टीम पे? हाँ जी। है ना? और आप किसको करते हो? केकेआर। हाँ। केकेआर जीतेगी ट्रॉफी? हाँ। पहले जीती है कितनी बार? 2 बार। 2 बार, अच्छा, मतलब अवेयर है ये बच्चे। इनको क्या नाम है आपका? अयान। और ऐसे ही पढ़ने में भी हो या केवल खेल का पता रखते हो? पढ़ने में भी हो। आपकी कौन सी टीम है?
KKR है। एक इस बार जो गेम चेंजर है वो एक तरह से हैदराबाद की टीम रही है। उन्होंने गेम का स्कोर ही 287 मतलब 300 पॉसिबल है ये उन्होंने बता दिया। बेसिकली पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पावर प्ले हर एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट ये ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और आपको सुनील नारायण के लिए उनके साथ जो पार्टनरशिप करते हैं, तो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्ट जिसको अच्छा मिलेगा, स्पिन अटैक जिसके पास अच्छी होगी, वो टीम फाइनल जीतेगी। इधर आ जाओ, तुम अभी आउट हुए हो, तुम रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? गलत आउट दे दिया हैं या रन कम बने? रन आउट। और रन आउट की वजह से रो रहे हो। कितने रन बनाए तुमने? पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम देख रहे हो ना फाइनल देखोगे? कौन सा? हैदराबाद कोलकाता। हाँ। किस टीम को बैक कर रहे हो? मुझे नहीं, किसी को नहीं। किसी को नहीं बैक कर रहे हो, लेकिन मैच देखोगे। अच्छा, रोते नहीं बेटा, ऐसे तो आउट हम लोग होते ही रहते हैं, फिर अगले मैच में बना देना रन, है ना? गुस्सा रहा तुम्हें दूसरे बैट्समैन पे। ये होता है, ये जो खेल का है, ये हम लोग इस दौर से गुजरे हैं और जब रन आउट होते हैं तो सबसे ज़्यादा खराब लगता है। और इस मैच में आपको लगता है फील्डिंग जो है वो एक फील्डिंग तो इम्पोर्टेंट है। कल अगर लास्ट मैच हम देखें हैं, अगर बेंगलोर वाली मैच देखें, तो कहीं ना कहीं बेंगलोर फील्डिंग की वजह से यार, फील्डिंग तो हर मैच के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शर्मा ने क्या कमाल हाँ, बहुत सारे कैच पकड़े हैं उसने। और दूसरी बात ये है कि मैच इस मैच के लिए ज़रूरी नहीं कि फाइनल है। फील्डिंग एक ऐसा पार्ट है क्रिकेट का जो कि गेम कभी भी चेंज कर सकता है, गेम कभी भी बदल सकता है। अच्छा बेटे, तुम्हारा नाम क्या? अर्नव। अर्नव, पूरे इसमें जो देखा है तुमने 70 मैच के आसपास, सबसे अच्छी या क्या इमेज है तुमको, क्या याद है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा है? हेनरिक क्लासन की पारी। ओ तेरी, हेनरिक क्लासन क्लासिक है वो, है ना, साउथ अफ्रीकन। आपको क्या अच्छा लगा अब तक? मेरे को अभी तक ट्रेविस हेड की बैटिंग, उसकी अच्छी पारियां, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा खेला, वही बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। और हर्षित राणा की स्पेल्स, ये अवेयर्ड बच्चे हैं, वेरी गुड। आपको मेरे को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का ड्यू अच्छा लगा ओपनिंग पेयर का, जिन्होंने नहीं, लेकिन दूसरी टीमों के व्हाट्स नेम? माय नेम इज भवित। भवित, दूसरी टीमों से भी तो अच्छे लगे होंगे जो टीम फाइनल नहीं पहुंची। कौन ऐसा प्लेयर लगा आपको? मेरा फेवरेट प्लेयर वैसे KKR को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे। KKR में मेरे को रिंकू सिंह अच्छा लगता है क्योंकि वो चेंज कर सकता है कभी भी गेम को। चेंजर है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला, लेकिन हो सकता है मिल जाए। तो ये सारे फैन हैं, अवेयर्ड फैन हैं, और इन लोगों को जानकारियाँ हैं कि कौन सी टीम है, कौन सा खिलाड़ी है। इनसे छोटे छोटे बच्चों को भी जानकारियाँ हैं, और ज़ाहिर तौर पे पैशनेट। आपने देखा एक बच्चा रोते हुए आया, उसको रन आउट हो गया। इसलिए ये बच्चे जो हैं, टीम जितनी भी टीमें हैं जो T20 लीग है, उनके एक्चुअल फ़ैन बेस है, यही उस टीम को रिच बनाते हैं, और यही जो फैंस हैं वो उस टीम को की अहमियत बढ़ाते हैं। और इसलिए जो दुनिया के सबसे अमीर T20 लीग है उसकी इतनी अहमियत है। ये देखना होगा कि फ़ाइनल कौन जीता है, हैदराबाद या कोलकाता। दोनों को पहले का अनुभव है, लेकिन इस बार कौन बाजी मारता है, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।